हेलो फ्रेंड्स, पीडी गुरुकुल के करंट अफेयर्स के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है ईडब्ल्यूएस कोटा अपहेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो फर्स्ट हम जानेंगे कि ये ईडब्ल्यूएस कोटा क्या है। हमें पता है कि 2019 में पार्लियामेंट ने 103rd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और ये एक्ट के अंडर में बोला गया था कि जो भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो लोग हैं उन्हें गवर्नमेंट जॉब और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए एक्स्ट्रा 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा। ये 10% रिजर्वेशन जो है वो सिर्फ जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए होगा। मतलब कि यहाँ पे SC, ST और OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स को जो रिजर्वेशन दिया जाता है वो इंक्लूड नहीं होगा, ये एक्स्ट्रा है। उनको जो रिजर्वेशन दिया जाएगा SC, ST एंड OBC कैंडिडेट्स को वो अलग से जैसे है वैसे ही रहेगा। ये एक्स्ट्रा 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैंडिडेट्स को दिया जाएगा। अभी ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में कौन से कैंडिडेट आएंगे उसके लिए भी ये जब रूल्स बने थे ये अमेंडमेंट एक्ट के बाद में, तो उसमें कुछ क्राइटेरिया डिसाइड किए गए थे। जैसे कि कोई भी कैंडिडेट है उसकी फैमिली इनकम ये 8 लाख से कम होनी चाहिए। फैमिली इनकम, ईयरली फैमिली इनकम जो है वो 8 लाख से कम होनी चाहिए। और वो कोई एग्रीकल्चरल लैंड जो भी है वो उनकी 2 एकर्स से कम होनी चाहिए। 2 एकर्स से ज़्यादा अगर किसी के पास एग्रीकल्चरल लैंड होगी तो वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में कंसिडर नहीं किए जाएंगे। प्लस कुछ रूल्स है कि अलग अलग एरिया में, जैसे कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, म्यूनिसिपैलिटी है, या तो नॉन नोटिफाइड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, या तो फिर गांव है, तो उसमें कितने यार्ड्स का आपका रेसिडेंशियल प्लॉट होगा ये भी बोला गया है। तो जो भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसमें 100 यार्ड से कम का प्लॉट होना चाहिए। नॉन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो भी है उसमें 200 यार्ड से कम प्लॉट होना चाहिए। और जो भी मतलब दूसरे ये म्यूनिसिपल एरिया के बाहर के जो लोग हैं उनके पास लेस देन 1000 यार्ड्स का प्लॉट होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होगा तो वो EWS कैटेगरी में कंसिडर नहीं किए जाएंगे। तो ये था इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, और उनको जो क्वोटा दिया जाएगा 10% रिजर्वेशन मिलेगा उन्हें गवर्नमेंट जॉब्स में और एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। अभी ये 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन हुई थी। उसको चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में और कहा गया था कि ये जो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। उसके 2 ग्राउंड बताए गए थे कि फर्स्ट ऐसे कहा गया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस को ही क्राइटेरिया माना जाता है रिजर्वेशन के लिए, कि जो भी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है उन लोगों को ही रिजर्वेशन मिलेगा, ऐसे हमारे आर्टिकल 15 और 16 में कहा गया है। तो ये बेसिस पे ऐसे बोल रहे हैं कि जस्ट इकोनॉमिक क्राइटेरिया जो भी है उसको सोल बेसिस बनाना, कि सिर्फ इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेसिस पे किसी को रिजर्वेशन देना ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसे पिटिशनर्स ने कहा था। और दूसरा ऐसे बोला था उन्होंने कि इंदिरा सावनी जजमेंट जो है, ये इंदिरा सावनी जजमेंट जो है वो 1992 में पास किया गया था। ये केस में सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन के लिए 50% जितना लिमिट, अपर लिमिट जिसे सीलिंग लिमिट भी कहते हैं, तो अपर लिमिट रिजर्वेशन पे लाई गई थी कि SC, ST और OBC या SEBC ये जो भी कैंडिडेट्स को रिजर्वेशन मिलेगा वो टोटल सीट्स के 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब टोटल सीट्स अगर 100 है तो 50 सीट्स ही रिजर्व होनी चाहिए ये SC, ST और OBC टोटल रिजर्वेशन के लिए। तो ये लोग ऐसे बोल रहे हैं कि एक्स्ट्रा जो ये 50% के ऊपर 10% दे रहे हैं ये इंदिरा सावनी जजमेंट को भी वायलेट करता है, वो लिमिट को ब्रिज कर रहा है।
ऐसा पिटिशनर से बोला था। तो 2 क्वेश्चन थे कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, अभी ये मैटर को रिजॉल्व करने के लिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन था, तो इसको रिजॉल्व करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच फॉर्म की गई थी। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का मतलब ऐसा है कि जब भी 5 या तो ज्यादा जजेस, 5 और मोर जजेस बैठेंगे कोई भी जजमेंट देने के लिए, कोई भी केस हियर करने के लिए, तो हियरिंग अगर 5 से ज्यादा जजेस करेंगे तो उसे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कहा जाता है। जनरली कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में 5 जजेस होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को फॉर्म किया गया था और उनके सामने 2 क्वेश्चन थे कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया को जस्ट ओनली बेसिस बना के अगर कोई भी रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है कि नहीं। अभी ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? तो केशवानंदा भारती केस 1973 में हुआ था। तो ये जो केस था, केशवानंदा भारती केस 1973 का, ये जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन प्रोनाउंस किया था और उन्होंने बोला था ये केस में कि पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए, बट ये कोई भी अमेंडमेंट अगर करते हैं तो वो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को इफेक्ट नहीं करना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो इंटैक्ट रहना चाहिए, ऐसा ये केशवानंदा भारती केस जो 1973 का उसमें बोला गया था। अब ये केस के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आएगा, कि क्या क्या कॉन्स्टिट्यूट करेगा कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को, ये डायरेक्टली नहीं कहा गया था, बट उसके बाद में काफी सारे जजमेंट ईयर ऑन ईयर सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं जिसमें उन्होंने काफी सारी चीजों को, काफी सारी मैटर्स को कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर बोला गया, कहा है उन्होंने। जैसे कि जुडिशियल रिव्यू, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। फेडरलिज्म, ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलिटी, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। फिर राइट टू लाइफ, वो बेसिक स्ट्रक्चर में आता है कि कोई भी एक्ट पास करो, राइट टू लाइफ नहीं वायलेट होना चाहिए लोगों का। फिर है कि जैसे सोशलिज्म, सॉरी नॉट सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इस तरह से बाद में जाके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात की गई थी। तो यहाँ पे ऐसे बोल रहे हैं कि ये जो रिजर्वेशन एक्स्ट्रा 10%, नॉट एक्स्ट्रा 10%, बट इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेसिस पे अगर कोई रिजर्वेशन दिया जाता है तो ये बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करेगा कि नहीं। सेकेंड क्वेश्चन ऐसे था कि ये 10% का जो ईडब्ल्यूएस कोटा हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं, वो ये 50% सीलिंग लिमिट जो इंदिरा सावनी जजमेंट में फिक्स की गई थी, ये लिमिट को ये अमेंडमेंट ब्रेक करता है कि नहीं, उसे वायलेट करता है कि नहीं। तो ये 2 क्वेश्चंस को सुन रही थी ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच और उन्होंने अभी वर्डिक्ट दिया है, डिसीजन आ गया है उसका। अभी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में जब भी डिसीजन आता है तो वो मेजोरिटी डिसीजन से ही लिया जाता है, जैसे कि जो भी मेजोरिटी जिस फेवर में होंगे मेजोरिटी जजेस, वो वैलिड रहेगा वो डिसीजन। तो यहाँ पे 3 जजेस जो थे, 3:2 मेजोरिटी यहाँ पे रहा है। जैसे कि 3 जजेस है, इन्होंने ईडब्ल्यूएस कोटा को फेवर किया है और बोला है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, और 2 जजेस जो है उन्होंने ये कोटा के अगेंस्ट में जजमेंट दिया है। तो यहाँ से हमें याद रखना है कि व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और कौन से जजमेंट से ये आया था। तो केशवानंदा भारती केस ऑफ 1973 से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन प्रोनाउंस की थी सुप्रीम कोर्ट ने, और इंदिरा सावनी जजमेंट में सीलिंग लिमिट ऑफ 50% दिया गया था। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कोटा जो है उसमें कि जो भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस है, जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स में, उन्हें 10% एक्स्ट्रा रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो था उसमें हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन का क्या सॉल्यूशन था। फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि सिर्फ इकोनॉमिक क्राइटेरिया को बेसिस बना के रिजर्वेशन दिया जा सकता है कि नहीं। तो 3 जजेस ने ऐसे बोला कि ये वायलेट नहीं करता है बेसिक स्ट्रक्चर को, ऐसा रिजर्वेशन दिया जा सकता है। जो 2 जजेस थे उन्होंने ऐसे बोला था कि SC ST और OBC और SC BC जो है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के जो कैंडिडेट्स है, उनको भी ऐसे ही ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया में
शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये जो पुअरेस्ट ऑफ पुअर है इन लोगों में, उनको अगर ईडब्ल्यूएस कोटा नहीं देते हैं तो वो उनके जो राइट टू रिजर्वेशन है उसको अफेक्ट करेगा। बट उनके अगेंस्ट में ये जजेस ने ऐसे बोला कि ऐसा कोई भी उनका जो स्पेशल राइट ऑफ रिजर्वेशन जो है एससी एसटीज और ओबीसीज और एससी बीसीज को, उससे इसे कोई अफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि ये रिजर्वेशन जो है इन लोगों का रिजर्वेशन वो एग्जैक्टली जैसे चल रहा है वैसे सेम रहेगा। जस्ट उनका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को एक्स्ट्रा 10% रिजर्वेशन यहाँ पे दिया जाता है। तो ये जो क्वेश्चन था उसमें 3:2 मेजोरिटी मिली है कि ये जस्ट ओनली इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे अगर रिजर्वेशन दिया गया है जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स को, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं करता है। यहां से ये याद रखना है। अब सेकंड क्वेश्चन था कि ये 50% सीलिंग जो है, सीलिंग लिमिट, उसे ये 10% का जो कोटा है वो ब्रीच करेगा कि नहीं। तो मेजोरिटी व्यू था यहाँ पे, मेजोरिटी 4:1 का है कि 4 जजेस ने ऐसे बोला है कि ये जो 50% रिजर्वेशन इंदिरा साहनी जजमेंट में जो 50% की जो सीलिंग लिमिट लगाई गई थी वो इनफ्लेक्सिबल नहीं है, वो फ्लेक्सिबल है, वो हम फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। और एससी एसटी ओबीसी कम्युनिटीज को ही सिर्फ ये लिमिट लागू पड़ती है, ये लिमिट जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए नहीं है। सो ये एक्स्ट्रा जनरल कैटेगरी को दिया जा रहा है, इसीलिए ये जो है ये 50% लिमिट को ब्रीच नहीं करता है, ऐसा 4 जजेस ने बोला। और एक जज ने ऐसे बोला है इसमें कि ये जो 50% सीलिंग लिमिट अगर ब्रीच कर दी गई, ऑलरेडी हो गई, मतलब कि अभी ऐसा है कि नॉन रिजर्व सीट्स जो है वो 40% रह गई, तो इस तरह से करते जाएंगे तो फिर बाद में अभी 10% ईडब्ल्यूएस को मिला है, बाद में 5% दूसरे किसी कैटेगरी के लोग मांगेंगे, फिर 3% दूसरे किसी कैटेगरी के लोग मांगेंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि कंपार्टमेंटलाइजेशन हो जाएगा, अलग अलग कंपार्टमेंट में रिजर्वेशन अलग अलग टाइप के दिए जाने लगेंगे, तो नॉन रिजर्व सीट्स पे इसकी असर आएगी, वो कम हो जाएगी। तो जो भी जनरल कैटेगरी के जो ईडब्ल्यूएस कोटा में नहीं आते हैं, इस टाइप के जो भी कैंडिडेट्स है, उन्हें इससे लॉस हो सकता है, ऐसे एक ही जज ने बोला है, तो वो कंसिडर नहीं किया जाता है। इसमें 4:1 पे आया है, तो दोनों क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व हो गए हैं। कि दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा कि एक तो कि सोल इकोनॉमिक क्राइटेरिया जो है वो उसके बेसिस पे अगर रिजर्वेशन दिया जाता है तो वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं करता है, और 50% लिमिट जो है वो सिर्फ एससी एसटी ओबीसी कम्युनिटीज के लिए है, वो जनरल कैटेगरी कम्युनिटी पे अप्लाई नहीं होती है। तो इसीलिए जनरल कैटेगरी कैंडिडेट को जब 10% एक्स्ट्रा कोटा दिया गया है तो वो ये लिमिट को ब्रीच नहीं करता है, ये चीज यहां से याद रखिएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, निकोबार प्रोजेक्ट। अच्छा, निकोबार कहाँ पे है, हमें पता है कि ये इंडिया के सदर्न पोर्शन में, साउथ ईस्टर्न पोर्शन में यहाँ पे एक आइलैंड ग्रुप है जिसे हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कहते हैं। तो ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में जो नीचे का ग्रुप है आइलैंड ग्रुप, वो निकोबार ग्रुप है, और ऊपर का जो ग्रुप है वो अंडमान ग्रुप है। ठीक है, इसमें निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में भी जो सबसे नीचे का आइलैंड है, सबसे सदर्न मोस्ट, वो है ग्रेट निकोबार आइलैंड। और ये ग्रेट निकोबार आइलैंड पे एक प्रोजेक्ट, यहाँ पे इन्होंने एक प्रोजेक्ट नया लाने की कोशिश की जा रही है, एक प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश करेंगे ये लोग, जिसे नाम दिया है निकोबार प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट में क्या क्या आएगा, तो वहां पे एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाया जाएगा, एक एयरपोर्ट बनाया जाएगा, एक पावर प्लांट बनाया जाएगा, और एक ग्रीनफील्ड टाउनशिप बनाई जाएगी। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का मतलब क्या होता है, इसे एंट्री पोर्ट भी कहा जाता है। एंट्री पोर्ट, इसका मतलब है कि ये जगह, हमें पता है कि यूरोप से और अमेरिका से जो भी शिप्स आती है ये यहाँ पे होके आगे एशिया साइड जाती है। ठीक है, मतलब रशिया एंड जापान और वो सब साइड मलाका स्टेट से होके, तो ये जो है ये बीच में आता है। तो ये एक बहुत अच्छा पोजीशन है कि ये शिप्स आके यहाँ पे कार्गो छोड़ दे,
यहाँ पे इसको इंपोर्ट किया जाए और यहाँ से फिर बाद में दूसरी शिप इसे आगे ले जाए। तो ये मिडल पॉइंट है एक, इंडिया हमेशा जो भी ट्रेड रूट्स है उसके मिडल में रहा है। तो यहाँ पे एक ऐसा एंट्री पोर्ट कि जहाँ पे इस तरह से ट्रांसशिपमेंट होगा कि जो भी सामान है वो यहाँ पे रखा जाए, यहाँ पे स्टोरेज होगा और यहाँ से फिर से उसको एक्सपोर्ट दूसरी जगह पे किया जाए। तो ऐसे जो पोर्ट होते हैं उसे ट्रांसशिपमेंट पोर्ट या तो एंट्री पोर्ट कहते हैं। तो ऐसा एक पोर्ट यहाँ पे बनाया जाना चाहिए, बनाया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ग्रीनफील्ड टाउनशिप। तो ग्रीनफील्ड का मतलब क्या है? तो दो टाइप के प्रोजेक्ट होते हैं, एक होते हैं ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट और एक होता है ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट का मतलब ऐसा है कि कुछ भी नहीं है, जस्ट लैंड है। ठीक है, बैरन लैंड, इसके ऊपर पूरा स्ट्रक्चर जो है वो नया अगर क्रिएट करे, चाहे वो एयरपोर्ट है, टाउनशिप है, चाहे वो कोई इंडस्ट्री है, तो जब भी कुछ नया एकदम जीरो से एस्टेब्लिश करना होता है तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को कहते हैं ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। और ब्राउनफील्ड का मतलब है कि ऑलरेडी कुछ एग्जिस्टिंग है, उसी को रिनोवेट करके उसमें कुछ चेंजेस लाके उसको फिर से चालू करना, तो इसे कहते हैं ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट। वो भी एयरपोर्ट हो सकता है, कोई अगर पुराना एयरपोर्ट है, अगर काम नहीं कर रहा है तो उसके रनवे को रिपेयर कर दिया, उसकी बिल्डिंग्स नई कर दी, तो ये सब जो चीजें होती है वो ब्राउनफील्ड में आती है। तो यहाँ पे एक टाउनशिप बनाई जाएगी, हालांकि यहाँ पे कोई टाउनशिप या कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, इसीलिए इसे ग्रीनफील्ड टाउनशिप कहा जा रहा है। अच्छा, एयरपोर्ट बनेगा, अभी अंडमान एंड निकोबार में जस्ट पोर्ट ब्लेयर जगह है जहाँ पे एयरपोर्ट है, तो ये दूसरा एक एयरपोर्ट बनाया जाएगा और ये ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, एयरपोर्ट और टाउनशिप को पावर देने के लिए यहाँ पे एक पावर प्लांट भी एस्टेब्लिश किया जाएगा। तो ये है निकोबार प्रोजेक्ट। तो ये निकोबार प्रोजेक्ट में 130.75 स्क्वायर किलोमीटर जितना फॉरेस्ट जो है ग्रेट निकोबार आइलैंड में उसको डाइवर्जन करना है, मतलब ये फॉरेस्ट कट किया जाएगा और इंडिया में और कहीं पे, एक्चुअली ये हरियाणा के अंदर डिसाइड हुआ है कि हरियाणा में इससे डबल जगह पे, ये 130 है तो आई थिंक 260 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ये प्रोजेक्ट, ये यहाँ पे एक फॉरेस्ट एस्टेब्लिश किया जाएगा, तो इसे डाइवर्जन कहते हैं। तो ग्रेट निकोबार आइलैंड हमें पता है कि यहाँ पे घने जंगल आए हुए हैं, तो इसमें से ये डाइवर्जन था, इसीलिए फॉरेस्ट डाइवर्जन था, इसीलिए इसकी एनवायरमेंटल अप्रूवल मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज से मांगी गई थी और MOEFCC ने इसकी इन प्रिंसिपल अप्रूवल क्लियरेंस दे दी है, क्योंकि यू कैन गो फॉर दिस प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट वायबल है, ऐसा करके ये यूनियन मिनिस्ट्री ने इसकी अप्रूवल दे दी है। और इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, तो ये उसकी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है। यहाँ से याद रखिएगा कि निकोबार प्रोजेक्ट कहाँ पे एस्टेब्लिश होगा, ग्रेट निकोबार आइलैंड में। ठीक है, उसमें क्या क्या है, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, एयरपोर्ट और पावर प्लांट और एक टाउनशिप। दूसरा कि इसमें से 130 अराउंड 131 स्क्वायर किलोमीटर जितना फॉरेस्ट जो है वो डाइवर्जन होगा। MOEFCC ने उसकी अप्रूवल दे दी है और एनिड को उसकी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है। तो ये प्रोजेक्ट के लिए कंसर्न्स कुछ रेज किए जा रहे हैं, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट जो है वो बोल रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट वायबल नहीं है, इससे ग्रेट निकोबार आइलैंड की इकोलॉजी और एनवायरमेंट को इफेक्ट आएगी। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है वो 900 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है और पूरा का पूरा थिकली फॉरेस्टेड है, जैसे कि घने जंगल आए हुए हैं, यहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, हमें पता है। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बहुत ही घने जंगल है, ये घने जंगल ग्रेट निकोबार आइलैंड में है। तो ये 900 स्क्वायर किलोमीटर का अराउंड 15%, ठीक है ना, 131 स्क्वायर किलोमीटर अगर हम लेते हैं तो ये 15% जितना आता है। तो ये बहुत बड़ा एरिया जो है ये आइलैंड का ये नष्ट हो जाएगा, यहाँ पे ये ट्रीज कट हो जाएंगे और ये एरिया में टोटल 8.5 लाख ट्रीज है जिसको कट करना पड़ेगा ये प्रोजेक्ट के लिए, तो एनवायरमेंटल इफेक्ट्स आ सकती है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ एंडेमिक स्पीशीज पाई जाती है, कुछ एनिमल्स एंड बर्ड्स और ये सब, ये कुछ एंडेमिक स्पीशीज है। एंडेमिक का मतलब हमने कल देखा है कि जो भी ऐसी स्पीशीज की जो जस्ट वही जगह पे मिले, कहीं और ना मिले, तो उसमें है निकोबार श्रीव, निकोबार लॉन्ग टेल मकाओ,
ग्रेट निकोबार क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल, निकोबार पैराडाइज फ्लाई कैचर और निकोबार मेगापोड। तो ये सारी जो स्पीशीज है ये याद रखिएगा। और 8 लाख ट्रीज कट किए जाएंगे, तो ये कंसर्न्स है इसके लिए कि एनवायरमेंटल कंसर्न्स रेज किए जा रहे हैं, ये चीज याद रखिएगा। अब हम देखते हैं ग्रेट निकोबार के बारे में। दूसरा है कि इसमें और एक है कि ग्रेट निकोबार आइलैंड जो है ये सबसे सदर्न मोस्ट आइलैंड है निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में। इतना जो है ये निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड है, और ये ऊपर वाला जो है वो अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड है, जिसके अंदर ग्रेट निकोबार सबसे सदर्न मोस्ट आइलैंड है ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। और जब भी आइलैंड ग्रुप होता है तो उसे हम आर्चीपेलागो कहते हैं। तो ये एक आर्चीपेलागो है, ये आर्चीपेलागो का सबसे सदर्न मोस्ट आइलैंड है, जिसमें ये मंगोलॉइड शॉम्पेन ट्राइब रहती है। ये नाम याद रखिएगा, मंगोलॉइड शॉम्पेन ट्राइब, ठीक है। और ये रिवर्स और स्ट्रीम के पास में रहते हैं। और एक्चुअली अंडमान निकोबार में जो भी ट्राइब्स है वो बहुत शाई है, शर्मीली ट्राइब्स है, वो किसी के साथ मिलना जुलना पसंद नहीं करती है। तो यहाँ पे ये ट्राइब को डिस्टरबेंस फील होगी ये प्रोजेक्ट्स के, ये भी एक कंसर्न है। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि मैप वर्क कर लेते हैं थोड़ा सा। तो अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड जो है उसमें सैडल पीक नेशनल पार्क और महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क आया है। और ग्रेट निकोबार आइलैंड में 2 नेशनल पार्क है, एक है कैंपबेल बे नेशनल पार्क और गालाथिया नेशनल पार्क। याद रखिएगा, इसका सबसे इंडिया का एक्चुअली सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट, जिसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं, ये ग्रेट निकोबार में सिचुएटेड है। और ये पॉइंट एक्चुअली 2004 में जो सुनामी आया था उसमें डूब गया है एक्चुअली, ठीक है। अभी अंडमान आइलैंड्स जो है उसमें नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान और साउथ अंडमान ऐसे, और लिटिल अंडमान, ऐसे 4 पार्ट है। और ये एक पूरा लैंड पार्ट है जो साउथ अंडमान, और लिटिल अंडमान को जो पैसेज, जो वाटर बॉडी उसके बीच में है उसे डंकन पैसेज कहा जाता है। और अंडमान और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड के बीच में जो चैनल है उसे 10 डिग्री चैनल, जो वाटर बॉडी है उसे 10 डिग्री चैनल कहते हैं। ये सारी चीजें आप याद रखिएगा, 10 डिग्री चैनल, डंकन पैसेज, ये नेशनल पार्क्स के नाम, और इंदिरा पॉइंट, ठीक है। मंगोलॉइड शॉम्पेन ट्राइब। अच्छा, अब हम देखेंगे विक्रम एस रॉकेट। तो ये रॉकेट ऐसा है कि अभी तक हमको ये पता है कि कभी भी कोई भी रॉकेट होता है जिसको लॉन्च व्हीकल भी कहा जाता है, कि जिससे सैटेलाइट हम लॉन्च करते हैं, तो ये ज्यादातर इसरो बनाते हैं, ठीक है, हमारी कंट्री में। लेकिन ये फर्स्ट रॉकेट ऐसा है जिसको एक प्राइवेट फर्म ने डेवलप किया है। वो प्राइवेट फर्म, वो स्टार्टअप का नाम है स्काईरूट एरोस्पेस। उन्होंने ये विक्रम एस रॉकेट डेवलप किया है। और ये रॉकेट जो है, ये जो फर्स्ट मिशन है इनका, इसका नाम दिया है प्रारंभ मिशन, क्योंकि यहाँ से ही प्रारंभ हो रहा है प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन का, इसीलिए ये रॉकेट का नाम जो है विक्रम एस, ये विक्रम साराभाई के नाम से रखा गया है। ये रॉकेट जो है वो सिंगल स्टेज सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है। सिंगल स्टेज का मतलब है कि एक ही स्टेज में ये रॉकेट फ्लाई हो जाएगा और ऑर्बिट तक पहुंच जाएगा। 2 स्टेज होते हैं, तो उसमें ऐसा होता है कि पहले कुछ इंजन स्टार्ट हुआ, वो बंद हो जाने के बाद दूसरा इंजन स्टार्ट होगा, वो बंद होने के बाद तीसरा इंजन स्टार्ट होगा। तो ये 1 2 3 ऐसे स्टेजेस के होते हैं। इसमें जस्ट एक ही बार में एक ही इंजन से ये पूरा पुश मिलेगा और रॉकेट जो है वो आउटर स्पेस में चला जाएगा। अभी यहाँ पे सब ऑर्बिटल का मतलब क्या है? तो सब ऑर्बिटल का मतलब ऐसा है कि ये जो है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी से लोअर स्पीड में ट्रैवल करेगा। इसका मतलब है कि इसकी स्पीड इतनी तो होगी कि वो यहाँ पे आउटर स्पेस में पहुंच तो जाए, तो इतनी स्पीड होगी कि यहाँ पे पहुंच जाए, लेकिन फिर ये यहाँ पे ऑर्बिट नहीं कर सकता है अर्थ के अराउंड। इसीलिए क्या होगा कि ये बाद में ऐसे नीचे आ जाएगा, जो भी पार्ट बाकी होंगे। तो जब यहाँ पे ऊपर पहुंचेगा तब जो भी सैटेलाइट को छोड़ना है वो यहाँ पे सैटेलाइट रख देगा और फिर ये वापस अर्थ पे आ जाएगा। मतलब वो यहाँ पे स्टे ऑर्बिट नहीं करेगा, पूरी ऑर्बिट खत्म नहीं करेगा अर्थ की। अच्छा, दूसरा ऐसा है कि ये जो स्काईरूट एरोस्पेस है उसमें विक्रम रॉकेट्स 2-3 टाइप के वो लोग बना रहे हैं, जिसमें वो लोग सॉलिड और क्रायोजेनिक फ्यूल्स का
इस्तेमाल करेंगे। सॉलिड फ्यूल मतलब कि सॉलिड स्टेट में होंगे ये फ्यूल, और क्रायोजेनिक फ्यूल का मतलब ऐसा है कि ये जो फ्यूल्स है वो -80 से लेके -250 डिग्री ऐसे सेल्सियस ऐसे टेम्परेचर्स पे स्टोर होते हैं और ऐसे टेम्परेचर पे ये ऑपरेट करते हैं। तो जो भी फ्यूल्स है कि जो इतने लो टेम्परेचर पे ऑपरेट करेंगे उसे क्रायोजेनिक फ्यूल्स कहते हैं। तो इसमें क्रायोजेनिक फ्यूल्स का उपयोग भी वो लोग कर रहे हैं। इसका जो पेलोड कैपेसिटी है वो 290 to 560 किलोग्राम है और वो सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट के अंदर सैटेलाइट्स को छोड़ेंगे। पोलर ऑर्बिट का मतलब होता है कि अगर ये अर्थ है तो ये पोल टू पोल ये सैटेलाइट इस तरह से ऑर्बिट करेगा, पोल टू पोल, ठीक है। तो और सन सिंक्रोनस का मतलब ऐसा है कि अगर इंडिया को ही पॉइंट आउट करना चाहते हैं तो ये ऑर्बिट जब भी इंडिया के सामने से पास होगी तब यहाँ पे डे लाइट होगी। तो इसी तरह से ये सैटेलाइट जो होती है इसे डिजाइन किया जाता है और ऑपरेट किया जाता है कि जब भी डे लाइट हो तो कंसर्न जो जगह है जहाँ पे ये सैटेलाइट की इमेजेस लेनी है या कुछ भी जो भी काम है तो वो डे लाइट में हो, वहाँ पे डे लाइट मिले। इस तरह से इसको सिंक्रोनाइज किया जाता है। इसीलिए इसे सन सिंक्रोनाइज ऑर्बिट कहते हैं और पोलर ऑर्बिट है क्योंकि ये पोल टू पोल ये ऑर्बिट करती है, ठीक है। अभी प्रारंभ स्पेस मिशन जो है, ये जो फर्स्ट मिशन है इन लोगों का, उसमें ऐसा है कि कुछ कंट्रीज के स्टूडेंट्स ने कुछ सैटेलाइट्स डेवलप की है, छोटी छोटी स्मॉल सैटेलाइट्स, जैसे कि 2.5 किलोग्राम पेलोड की सैटेलाइट है। इसी को फर्स्ट लॉन्च में ये लोग छोड़ेंगे और ये विक्रम एस रॉकेट का जो लॉन्च है वो नवंबर में ही होगा। तो याद रखिएगा यहाँ से कि विक्रम एस रॉकेट क्या है, कि वो सिंगल स्टेज सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है। उसकी पेलोड कैपेसिटी 290 to 560 किलोग्राम की है। वो सॉलिड और क्रायोजेनिक फ्यूल्स पे वर्क करेगा। और अभी जो प्रारंभ मिशन है, फर्स्ट मिशन का नाम प्रारंभ मिशन है, जो 2.5 किलोग्राम पेलोड को ऑर्बिट में ले जाएगा। ये जो रॉकेट है विक्रम एस रॉकेट, ये एक प्राइवेट स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस ने बनाया है और वो ही ऑपरेट करेगा। ओके, क्वेश्चन ऑफ द डे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 10 degree channel separates Andaman Islands from Nicobar Islands. Duncan Passage separates Little Andaman from South Andaman. Barren Island is the only active volcano of India. Which of the above statements are correct? सोचिए क्या आएगा आंसर। इसका आंसर है, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पे, 1, 2 एंड 3। बैरन आइलैंड के बारे में आप पढ़िएगा, ये होमवर्क है आपके लिए। ये देख लीजिएगा कि यही एक एक्टिव वॉल्केनो है इंडिया का, और बाकी ये दोनों चीज हमने देखी है कि 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान आइलैंड को निकोबार आइलैंड से सेपरेट करती है, और डंकन पैसेज जो है ये लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान के बीच में है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक यू।